हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास के अंदर। आज हम सॉल्व करने वाले हैं कलाम एकेडमी के द्वारा जो तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। इसका माइनर टेस्ट नंबर 11 आज हम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि है आपके लेवल 2 और साइंस मैथ का। ठीक है ना। और ये टेस्ट हुआ था आपके 16/11/2025 को, और इससे पहले हमने माइनर टेस्ट नंबर 10 तक सॉल्व कर लिए हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर ज़रूर देख लीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको विभिन्न जो इंपॉर्टेंट कोचिंग क्लासेज है उनके टेस्ट सीरीज़ के पेपरों का सॉल्यूशन मिलता है, जो कि टाइम से टाइम आपको मिल रहा है। ठीक है ना। अभी रेट की चल रही है, लैब असिस्टेंट की चल रही है, फिर आगे सेकंड ग्रेड की आ जाएगी, और एसए की भी पेपर सॉल्यूशन की टेस्ट सीरीज आपके आने वाली है। तो इस चैनल पर बने रहिए और अपने दोस्तों को भी ज़रूर जोड़िएगा। चलो शुरू करते हैं फिर माइनर टेस्ट नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है, निम्न में से राजस्थान में आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला कौन सा है। तो आदिवासी समाज का जो सबसे बड़ा मेला लगता है वो आता है आपके डूंगरपुर के अंदर, जो कि त्रिवेणी संगम पर है, बेणेश्वर मेला, यानी कि माई, सोम और जाखम नदियों के संगम पर लगता है, जो कि आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला लगता है, बेणेश्वर मेला। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में मल्लुके का मेला कहाँ आयोजित होता है। तो राजस्थान में मल्लुके का जो मेला है ये कहाँ पर आयोजित होता है, तो वो आ जाएगा मारवाड़ के अंदर। मल्लुके का मेला मारवाड़ के अंदर। ठीक है ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस मेले का आयोजन चैत्र मास में नहीं होता है। तो नीचे आपको 4 मेले दे रखे हैं, उसमें से चैत्र मास का मेला कौन सा नहीं है, तो वो आ जाएगा आपके कल्प वृक्ष जो मेला है, ये आपके चैत्र मास के अंदर नहीं लगता है। बाकी मल्लिनाथ मेला चैत्र मास में आता है, जौहर मेला भी चैत्र मास में, सालासर हनुमान मेला भी चैत्र मास के अंदर आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 104 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। एक तरफ दे रखे हैं आपको मेले और सामने दे रखे हैं आपको आयोजन स्थल, और कौन सा सुमेलित नहीं है उसका आपको चयन करना है अभी। तो सबसे पहले आपको दे रखा है सवई भोज मेला, जो कि लगता है आसिंद भीलवाड़ा के अंदर। दूसरा दे रखा है जसवंत पशु मेला, जो कि लगता है भरतपुर के अंदर। और सांवलिया जी मेला, ये आपके गढ़बोर गलत दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है सुमेलित नहीं है। तेजा जी का मेला परबतसर नागौर, ये भी सही है। तो इसमें हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से प्रकृति व मानव की निकटता का अनुपम तैयार हरियाली तीज किस माह में मनाई जाती है। तो हरियाली तीज जो है वो आपके श्रावण मास के अंदर मनाई जाती है अभी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, राजस्थान में विभिन्न समय पर निम्नलिखित त्यौहार मनाए जाते हैं। तो कौन से त्यौहार है वो, इसमें आपको कैलेंडर वर्ष के अनुसार तिथि क्रम बताना है। ठीक है, कि पहले कौन सा, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, सही क्रम से आपको बताना है। तो सबसे पहले आपके आ जाती है इसमें रहने वाली आखा तीज। ठीक है ना। आखा तीज के बाद आ जाएगी आपके निर्जला एकादशी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें आ जाएगा 1 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। तो सबसे पहले आखा तीज आ गई, फिर निर्जला एकादशी आ गई, फिर आ जाएगी गुरु पूर्णिमा, और फिर आएगी आपके जन्माष्टमी। तो इसमें हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 7 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सा त्यौहार ईसाई धर्म से संबंधित नहीं है। तो कौन सा त्यौहार है जो कि ईसाई धर्म से संबंधित नहीं है, तो वो आ जाएगा आपके नौरोज। नौरोज है जो कि ईसाई धर्म से संबंधित नहीं है, जबकि गुड फ्राइडे ईसाई धर्म से संबंधित है, और क्रिसमस डे ये भी आपके ईसाई धर्म का है, और ईस्टर भी आपके ईसाई धर्म का है, लेकिन नौरोज जो है ये आपके ईसाई धर्म का नहीं है अभी। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से सांची का संबंध किस देवी से है। तो सांची का संबंध आता है आपके पार्वती माता से। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ग्रामीण क्षेत्र में चिकनी मिट्टी से बना पात्र जिसका प्रयोग दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं जैसे घी, दूध आदि रखने के लिए किया जाता है, वह कहलाता है। तो उसे कहते हैं अभी कोठे, यानी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थानी लोकगीतों में नाजो, मृगनैनी, मिजाजन आदि संबोधन किसके लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। तो राजस्थानी लोकगीतों का जो ये शब्द दे रखे हैं आपको, नाजो है, मृगनैनी है, मिजाजन है, आदि शब्द जो है ये संबोधन होते हैं आपके पत्नी के लिए, यानी कि पत्नी को कहते हैं नाजो, मृगनैनी और मिजाजन। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 11 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सा एक पर्वतीय गीत नहीं है। तो कौन सा पर्वतीय गीत नहीं है, तो वो आ जाएगा आपके रसिया जो है ये आपके पर्वतीय गीत नहीं है, जबकि लालर है, बिचिया है, माछर है, ये सभी आपके पर्वतीय गीत रहते हैं भाई। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा इसमें आपके 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 12 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है उसका आपको चयन करना है। तो सबसे पहले आपको दे रखा है पणिहारी गीत। तो ये आता है आपके
पानी भरने जाते समय महिलाओं के द्वारा गाया जाता है, इसलिए यह रहता है आपके पनियारी गीत, तो बिल्कुल सही है, सुमेलित है। दूसरा दे रखा है आपके जकड़िया गीत, तो पुत्र जन्म के अवसर पर गाया जाता है, तो ये इसमें आपके गलत हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है भाई। कलाली गीत, तो ये आपके महफिल गीत है, कलाली गीत। और मुमल गीत, ये आपके संगारी गीत है, बिल्कुल सही है। तो दूसरा जो ऑप्शन है ये आपके सुमेलित नहीं रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 13 नंबर आपको दे रखा है, सुमेलित कीजिए, यानी कि इनको सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कोड से आपको सही कोड का चयन भी करना है भाई, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको दे रखा है पाने, तो जो पाने हैं, पाने का मतलब होता है कागज़, अभी कहते हैं ना कागज़ का पन्ना, तो पाने जो लोक कला है ये आपकी कागज़ से संबंधित रहती है, यानी कि पहले में आ जाएगा 4। फिर दे रखा है फड़, तो फड़ है वो आपके कपड़े पर बनाई जाती है, तो ये आ जाएगी आपके कपड़ा, यानी कि फड़ में आ जाएगा 3 नंबर। फिर आएगा आपके मांडना, तो मांडना आपको पता है अभी कलर से रंगोली वगैरह बनाते हैं मारवाड़ी के अंदर, इसको मांडना कहते हैं, और इसका समझ हो जाएगा आपके कलर से यानी कि रंग से, तो इसमें आ जाएगा 2। फिर दे रखा कावड़, तो कावड़ जो है इसको समझ होता है आपके लकड़ी से, यानी कि लकड़ी के जो कावड़ बनाए जाते हैं, वो छोटे छोटे मंदिर वगैरह होते हैं, उन्हें कावड़ है, बेवाण है ऐसे कहा जाते हैं, तो वो लकड़ी से समझ हो जाएंगे, तो इसमें आ जाएगा आपकी 1, यानी कि 4 3 2 1। तो ऑप्शन नंबर देखो 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसमें आपके बिल्कुल सही हो जाएगा, 4 3 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 14 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से मांगीलाल मिस्त्री का संबंध किस लोक कला से रहा है। तो मांगीलाल मिस्त्री जी का जो संबंध है वो रहता है आपके कावड़ से, यानी कि ऑप्शन नंबर 3, जिसका संबंध है लकड़ी से भी, ठीक है ना। अभी आया था आपके लकड़ी, तो कावड़ के कलाकार कौन है, तो मांगीलाल जी मिस्त्री साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 15 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से सोजत किसके लिए प्रसिद्ध है। तो सोजत जो है ये आपके मेहंदी के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है भाई, और इस मेहंदी को जी टैग भी मिला हुआ है, तो सोजत का क्या प्रसिद्ध है, तो मेहंदी प्रसिद्ध है अभी, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 16 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से अल्लाह जिलाई बाई का संबंध किस गायन शैली से है। तो अल्लाह जिला बाई जो है ये आपकी मांड गायिका रहती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। तो अल्लाह जिला बाई का संबंध किससे है, तो मांड गायिका, मांड गायन से रहता है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 17 नंबर आपको दे रखा है, गैर नृत्य के संबंध में सही कथन है। तो गैर नृत्य के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं, आपको पहचानना है कि इसमें कौन सा कथन है वो सत्य है। तो सबसे पहले आपको दे रखा है कि यह नृत्य होली के अवसर पर केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही बात है, गैर नृत्य होली के अवसर पर होता है और केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। गैर नृत्य करने वाला मेडिया कहलाता है, तो मेडिया नहीं कहलाता, ये गलत है भाई। ढोल बांकिया थाली आदि इस नृत्य के प्रमुख वाद्य यंत्र है, बिल्कुल सही बात है, ढोल है, बांकिया है, थाली है, मतलब जो भी मिल रहा है उसको बजाते चलो, बस यही गैर है भाई। तो इसमें आपके 1 और 3 सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा भाई, केवल 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 18 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से किशनगढ़ की फल्गुबाई का संबंध किस नृत्य से है। तो किशनगढ़ की जो फल्गुबाई है इनका संबंध किस नृत्य से है, तो वो आ जाएगा आपके चरी नृत्य से। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसमें हो जाएगा कि किशनगढ़ की जो फल्गुबाई है इनका संबंध रहता है आपके चरी नृत्य से, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 19 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो कौन सा नृत्य है जो केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है, तो वो आ जाएगा आपके लूर नृत्य। लूर नृत्य जो है वो केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा एक व्यावसायिक लोक नृत्य नहीं है। तो व्यावसायिक लोक नृत्य कौन सा नहीं है उसका आपको चयन करना है। तो भवई नृत्य एक व्यावसायिक लोक नृत्य है, तेरह ताली भी अब व्यावसायिक लोक नृत्य की ओर चला गया, पहले ये धार्मिक नृत्य था, रामदेव जी की आराधना में किया जाता था, जो कि अपने कांवड़िया पंथ की महिलाओं और पुरुषों द्वारा किया जाता था, तो ये भी अब व्यावसायिक नृत्य की ओर चला गया है। और कच्ची घोड़ी नृत्य ये तो पहले से व्यावसायिक नृत्य है और शेखावटी का रहता है ये। और जो अग्नि नृत्य है ये अभी तक आपके व्यावसायिक नृत्य की श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि ये जसनाती संप्रदाय के लोग अग्नि नृत्य करते हैं, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपके 4 जो है ये व्यावसायिक लोक नृत्य नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 21 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र में हेला ख्याल संबंधित है। तो हेला ख्याल का संबंध किससे है, तो वो आ जाएगा दौसा से। दौसा टोंक बूंदी इस साइड आपके हेला ख्याल है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और हेला ख्याल के अंदर जो वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं नौबत। ये भी आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि हेला ख्याल में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो नौबत वाद्य यंत्र का प्रयोग हेला ख्याल में किया जाता है, जो कि आपके दौसा की प्रसिद्ध है, ठीक है ना भाई। तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 22 नंबर आपको दे रखा है, गोपीचंद भट्ट, फूलजी भट्ट, वासुदेव भट्ट का संबंध किस लोक नृत्य से है।
तो आपके गोपीचंद जी भट्ट, फूल जी भट्ट और वासुदेव जी जो भट्ट है, इनका संबंध आता है आपके तमाशा लोक नृत्य से। यानी कि ये जो आपके गोपीचंद भट्ट है, फूल जी भट्ट है, वासुदेव जी भट्ट है, ये तमाशा बहुत अच्छा करते हैं भाई, इसलिए तमाशा के लोक नाट्य से संबंधित रहते हैं भाई तमाशा। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 23 नंबर आपको दे रखा है, घर से शमशान तक अर्थी की दिशा परिवर्तित करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो जो अर्थी होती है, इसमें जब जैसे कोई बीच में खेजड़ी वगैरह कोई पौधा आता है जो बीच वाले जो रास्ते से जाते हैं, तो आधेटा जब आता है ना, तब कोई पेड़ वगैरह उसके नीचे बैठ करके इसकी दिशा है वो चेंज की जाती है अभी, तो इसको कहते हैं आधेटा। क्या कहते हैं भाई? तो इसको आधेटा के नाम से जाना जाता है, इनके ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 24 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सा संस्कार जन्म के पहले का है? तो कौन सा संस्कार है जो कि आपके जन्म से पहले का है? तो वो इसमें आ जाएगा आपके जो पुंसवन है, ये आपके जन्म से पहले का संस्कार रहता है भाई, यानी कि बच्चे ने जन्म भी नहीं लिया उससे पहले जो संस्कार होते हैं उसे कहते हैं पुंसवन, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 25 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सा एक तत्ववादीय यंत्र नहीं है? तो कौन सा तत्ववादी यंत्र नहीं है उसका आपको चयन करना है भाई। तो रावण आता एक तत्ववादी यंत्र है, जंतर भी तत्ववादी यंत्र है, और भपंग भी आपके तत्ववादी यंत्र है, यानी कि जिसमें जो ध्वनि है वो तारों से उत्पन्न होती है, उस तत्ववादी यंत्र कहते हैं। तो इन तीनों के अंदर तो तारों से उत्पन्न होती है, लेकिन जो अलगोजा है ये आपके एक सुशीरवादी यंत्र है भाई। कैसा यंत्र है? तो ये आपके एक सुशीरवादी यंत्र है, क्योंकि इसमें फूंक मार करके ध्वनि उत्पन्न की जाती है, तो ये आपके तत्ववादी नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 26 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से कर्णा भील का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो कर्णा भील का जो प्रसिद्ध कहते हैं कि भाई कर्णा भील का जो फेवरेट था वाद्य यंत्र वो है नड, यानी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 27 नंबर आपको दे रखा है, देवनारायण जी की फड़ से जुड़ा हुआ वाद्य यंत्र है। तो देवनारायण जी की फड़ से जुड़ा हुआ वाद्य यंत्र कौन सा है? तो वो आ जाएगा आपके जंतर वाद्य यंत्र। देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते समय भोपों के द्वारा है वो जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 28 नंबर, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है उसका आपको चयन करना है। तो इसमें दे रखा है आपके 4 बैत। तो 4 बैत है वो लाल सोट दोसा, अली बख्शी मेवात की, कुचामणि ख्याल डीडोना कुचामण की है, हीर रांझा ख्याल ये आपके शेखावटी की है, लेकिन 4 बैत जो है ये इसमें आप गलत दे रखा है, ये टोंक की रहने वाली है भाई, लाल सोट दोसा की नहीं रहने वाली, तो ये इसमें आपके हो जाएगी सुमेलित नहीं है। बाकी अली बख्शी आपके मेवात की है, कुचामणि ख्याल हिरोना कुचामण की है, हीर रांझा ख्याल ये आपके शेखावटी की है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से दूल्हे की बारात जाने के बाद वर पक्ष की महिलाओं द्वारा कौन सा स्वांग प्रदर्शित किया जाता है? जो दूल्हे की बारात जाने के बाद जो पीछे वर पक्ष की महिलाओं द्वारा जो स्वांग किया जाता है उसे कहते हैं आपके खोडिया। क्या कहते हैं भाई? खोडिया के नाम से जाना जाता है। पीछे वो एक दूल्हा बनता है, एक दुल्हन बनती है, तो वो पीछे मतलब पूरा का पूरा रस्म करते हैं, तो उस नाट्य को या उस स्वांग को कहते हैं खोडिया, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 30 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से भद्र का संबंध है। तो भद्र का जो संबंध है ये रहता है आपके मृत्यु का संस्कार, यानी कि इंसान को जलाने के बाद जो पीछे राख बनती है उसको भद्र के नाम से जानते हैं। तो ये भद्र का संस्कार आपके रहता है किससे? मृत्यु संस्कार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस रस्म का संबंध विवाह से नहीं है? तो कौन सी रस्म है जिसका संबंध विवाह से नहीं है? तो वो आ जाएगा भद्र, ये आपके मृत्यु का संस्कार है, न कि विवाह से, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 32 नंबर आपको दे रखा है, पुत्र जन्म के 10वें दिन किस रिवाज को मनाया जाता है? तो पुत्र का जन्म हुआ उसके 10वें दिन जो रिवाज मनाया जाता है उसे कहते हैं दसोटन। ऑप्शन नंबर 1 दसोटन के नाम से जानते हैं भाई, क्योंकि पुत्र का जन्म हुआ है और 10 दिन के बाद जो रिवाज होता है उसे दसोटन के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 33 नंबर दे रखा है कि राजस्थान में वर पक्ष का वधु के पिता द्वारा स्वागत किए जाने के रिवाज को क्या कहा जाता है? यानी कि वर पक्ष जब बारात लेकर के वधु के घर जाते हैं तो वधु के जो पिता है, उसके दादा है, अंकल है, वो सब आते हैं और बारात का स्वागत करते हैं। तो इसे किस नाम से जानते हैं? तो वो आ जाएगा इसमें आपके मुकलावा, यानी कि ऑप्शन नंबर मुकलावा क्या, इसमें आ जाएगा आपके मधुपरक, यानी कि मधुपरक, यानी कि भाई होता है ना कि मधुपरक है, मतलब आप कह सकते हैं कि एक मतलब स्वागत के रूप में उनको मिलना, मतलब ठीक है ना। तो वो होता है आपके मधुपरक, ठीक है ना, यानी कि प्यार से उनसे मिलना, उनसे बातें करना और फिर उनको
जो उसकी जगह होती है बैठने की वहाँ पे उनको लेके जाना, तो उसे कहते हैं मधुप्रक। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 34 नंबर आपको दे रखा है, होली के अवसर पर नाण का आयोजन निम्न में से कहाँ किया जाता है? तो नाण का जो आयोजन है ये आपके किया जाता है सांगोद के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसमें कि नाण का आयोजन निम्न में से कहाँ किया जाता है? तो वो आपके सांगोद के अंदर किया जाता है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 35 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से किस लोक नाट्य के कलाकार को खिलार कहते हैं? तो खिलार कहते हैं अभी रमत का जो कलाकार होता है ना, उसे कहते हैं खिलार, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 36 नंबर आपको दे रखा है, शंकरदान सामोर के बारे में सही कथन है? तो शंकरदान सामोर के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं, आपको पहचानना है कि कौन सा कथन सत्य है। सबसे पहले दे रखा है कि शंकरदान सामोर का जन्म चूरू जिले में हुआ था, बिल्कुल सही है भाई। शंकरदान सामोर जी का जो जन्म स्थान है वो आपके चूरू जिला रहता है। और बखतरो बायरो, देश दर्पण, मुलकरा, मीठा ठग आदि इनकी प्रमुख रचनाएं रहती है, बिल्कुल सही बात है भाई। शंकरदान सामोर जी का ये कहते हैं ना कि कलम से क्रांति के अंदर सबसे ऊपर नाम आता है, क्योंकि उन्होंने 18 शतम क्रांति के समय ऐसी ऐसी लिखी थी कविताएं, उपन्यास वगैरह कि लोगों को मोटिवेट किया और उनको वो इस क्रांति के लिए प्रोत्साहित किया। तो इसमें आपके रहता है बखतरो बायरो, देश दर्पण, मुलकरा, मीठा ठग, ये सब इनकी रचनाएं रहती है। तो बिल्कुल दोनों ही कथन सत्य है, यानी कि इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 3, 1 व 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 37 नंबर आपको दे रखा है, एनाल्स एंड एंटीक्यूटीज़ ऑफ राजस्थान के लेखक है? तो एनाल्स एंड एंटीक्यूटीज़ ऑफ राजस्थान के पुस्तक के जो लेखक है इनके आते हैं कर्नल जेम्स टॉड, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 38 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ दे रखे हैं लेखक, सामने दे रखी है रचना, और कौन सा सुमेलित नहीं है उसका आपको चयन करना है। तो रामनाथ कविया, तो इनकी आती है द्रौपदी विनय। चंद्र सिंह बिरकानी, इनकी आती है कह मुखरणी, और एक आती है बादली, वो भी इन्हीं की रचना है। और तेज सिंह जोधा, आंधी और आस्था, ये इनकी रचना नहीं है भाई। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो सुमेलित नहीं है। बाकी रघुराज सिंह हाड़ा, फूल केसुला फूल, ये इनकी रचना रहती है, फूल केसुला फूल रघुनाथ सिंह हाड़ा की रचना है। चंद्र सिंह बिरकानी की आती है क्या मुकरणी, राजनाथ कविया की आती है द्रौपदी विनय। और तीसरा ऑप्शन है वो गलत है भाई, ये आपके असुमेलित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 39 नंबर आपको दे रखा है, बोलता आखर नामक नाटक के नाटककार है? तो बोलता आखर जो नामक नाटक है इसके नाटककार आते हैं आपके BL माली, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इनके रहते हैं नाटककार। BL माली की रचना है जिसे कहते हैं बोलता आखर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 40 नंबर आपको दे रखा है, उत्तर भीखा, मारी बारी, गांवरी हथई, अधूरा सपना आदि कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है? यानी कि उत्तर भीखा, मारी बारी और हाव गांव की हथई और अधूरा सपना आदि जो कहानी संग्रह है इसके कहानीकार कौन है? तो वो आते हैं आपके नरेश सिंह राजपुरोहित, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 नरेश सिंह राजपुरोहित के द्वारा रचना लिखी गई है जिसका नाम है उत्तर भीखा, मारी बारी और गांवरी हथई और अधूरा सपना, ये सब इन्हीं की रचनाएं रहती है। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपके 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 41 नंबर आपको दे रखा है, PM श्री योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो PM श्री के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं, आपको पहचानना है कि कौन सा कथन है वो असत्य है, उसका आपको चयन करना है। सबसे पहले दे रखा है, ये योजना 5 सितंबर 2022 को प्रारंभ की गई, बिल्कुल सही है। शिक्षक दिवस पर शुरू हुई थी 5 सितंबर 2022 को। फिर दे रखा, इस योजना का 2022-23 से 2026-27 तक के लिए 27,360 करोड़ का बजट है, बिल्कुल सही बात है भाई। और इसके वित्त पोषण का केंद्र और राज्य में अनुपात 50:50 का है, ये इसमें आपके हो जाएगा गलत, क्योंकि 50:50 का इसमें वित्त पोषण नहीं है। वो वित्त पोषण आपको कमेंट करके बताना है भाई, ठीक है ना। इसके तहत वर्तमान में राजस्थान में 739 PM श्री विद्यालय संचालित है, बिल्कुल सही बात है। 739 है वो PM श्री विद्यालय संचालित है, 27,360 करोड़ इसका बजट है। और 5 सितंबर 2022 को PM श्री योजना शुरू हुई थी, लेकिन वित्त पोषण आपके इसमें सत्य कथन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 42 नंबर आपको दे रखा है, 1995 से संचालित मिड डे मील योजना का नाम परिवर्तित करके PM पोषण योजना कब किया गया? तो 1995 से चल रही है आपके मिड डे मील जो योजना है, इसका नाम चेंज करके 29 सितंबर 2021 को इसका नाम कर दिया PM पोषण योजना। 29 सितंबर 2021 को इसका नाम क्या हो गया था? PM पोषण योजना। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपके 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंस्पायर योजना का पूरा नाम क्या है? तो इंस्पायर योजना का पूरा नाम आता है इनोवेशन इन साइंस
परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। इनोवेशन इन साइंस परस्यूड फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप योजना की राजस्थान में नोडल एजेंसी कौन सी है? तो इसमें जो नोडल एजेंसी आती है वो रहती है आपके RSCERT, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 45 नंबर आपको दे रखा है, स्टार्स योजना के तहत शिक्षा गुणवत्ता सुधार हेतु किस केंद्र की स्थापना की गई? तो स्टार्स योजना के तहत शिक्षा गुणवत्ता में सुधार करने के लिए केंद्र की स्थापना की गई है, जो कि रहती है आपके परख, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समग्र शिक्षा अभियान 2.0 की क्रियान्वयन अवधि कब तक है? तो समग्र शिक्षा अभियान की जो क्रियान्वयन अवधि है वो आती है आपकी 31 मार्च 2026 तक, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 47 नंबर दे रखा है आपको, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की पात्रता के संदर्भ में असत्य विकल्प का चयन कीजिए। तो असत्य कथन कौन सा, उसका आपको चयन करके इसमें लिखना है। तो सबसे पहला दे रखा आपको कि अभ्यर्थी राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, बिल्कुल सही है। अभ्यर्थी SC ST OBC MBC अल्पसंख्यक EWS वर्ग का सदस्य या विशेष योग्यजन हो, तो ये भी बिल्कुल सही है। अभ्यर्थी जिनके माता पिता अभिभावक राजकीय कार्मिक नहीं है तो परिवार की वार्षिक आय 10 लाख तक हो, तो ये इसमें हो जाएगा गलत, 10 लाख तक का प्रावधान नहीं है इसके अंदर। और अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में राज्य सरकार की इस निःशुल्क कोचिंग योजना का लाभ प्राप्त नहीं किया गया हो, तो ये भी सही है, लेकिन तीसरा ऑप्शन जो है ये आपके असत्य विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 48 नंबर आपको दे रखा है, पन्नाधाय बाल गोपाल योजना के अंतर्गत राजकीय विद्यालय में किस कक्षा वर्ग के विद्यार्थियों को सप्ताह में 6 दिन पाउडर से निर्मित दूध उपलब्ध करवाया जा रहा है? तो कौन सी क्लास तक के बच्चों को पाउडर से जो दूध बन रहा है वो उपलब्ध करवाया जा रहा है? तो वो इसमें आ जाएगा आप कक्षा 1 से लेकर 8 तक के लिए, ऑप्शन नंबर 2। पन्नाधाय बाल गोपाल योजना के तहत कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को प्रतिदिन दूध उपलब्ध करवाया जा रहा है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 49 नंबर आपको दे रखा है, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के अंतर्गत वितरित की जाने वाली स्कूटी की संख्या विभिन्न संकायों को निर्धारित अनुपात में दी जाती है। इनमें से सर्वाधिक स्कूटी किस संकाय को दी जाती है? तो सर्वाधिक स्कूटी जो है वो आपको आ जाएगी कि कला संकाय के अंदर दी जाती है, ऑप्शन नंबर बी। कला संकाय को सर्वाधिक स्कूटी वितरित की जाती है, अभी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 50 नंबर आपको दे रखा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय निम्नलिखित में से किस जिले में संचालित नहीं है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो आवासीय विद्यालय है वो आपके चूरू जिले के अंदर संचालित नहीं है भाई, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पद्माक्षी पुरस्कार योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग की बालिका ने कक्षा 10 में जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया तो उस बालिका को कितनी पुरस्कार राशि है वो प्राप्त होगी? अगर जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है तो उसे मिलेंगे 50,000 रुपये, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 52 नंबर, निम्नलिखित कथनों का सावधानीपूर्वक अध्ययन कीजिए। तो कुछ कथन दे रखे हैं, इसका आपको सावधानीपूर्वक अध्ययन करना है और सही विकल्प कौन सा उसका आपको चयन करना है। पहला आपको दे रखा है कि स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना की शुरुआत वर्ष 2021 में किया गया था। और दूसरा आपको दे रखा है, इस योजना के अंतर्गत QS वर्ल्ड रैंकिंग में शामिल शीर्ष 50 शिक्षण संस्थाओं तथा NIRF रैंकिंग में शीर्ष 150 भारतीय शिक्षण संस्थानों में अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। तो ये दूसरा कथन आपकी गलत है, लेकिन पहला कथन आपके बिल्कुल सही है। इसकी शुरुआत है 2021 के अंतर्गत की गई थी, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 A सही और B गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 53 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान के मेधावी छात्रों को दूसरे राज्य के निःशुल्क भ्रमण हेतु कौन सी योजना संचालित है? जो राज्य के मेधावी छात्र हैं उनको दूसरे राज्यों में घुमाने के लिए जो योजना है वो कौन सी है? तो इसमें आ जाएगा आपकी अब्दुल कलाम व्यक्तिगत विकास योजना। अब्दुल कलाम व्यक्तिगत विकास योजना के तहत बच्चों को दूसरे राज्यों के अंदर जो पर्यटन स्थल है वहाँ पर घुमाने का प्रावधान किया गया है भाई, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 54 नंबर आपको दे रखा है, असुमेलित युग्म का चयन कीजिए। कौन सा युग्म असुमेलित है उसका आपको चयन करना है। तो सबसे पहले दे रखा है राजस्थान अंबेडकर DBT वाउचर योजना, तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा संचालित है, बिल्कुल सही है। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, तो आयुक्त कॉलेज शिक्षा विभाग, ये भी बिल्कुल सही है। मीरा या एकलव्य प्रोत्साहन योजना राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, ये भी बिल्कुल आपके सही है। और विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु समुदाय के विद्यार्थियों को निःशुल्क साइकिल वितरण, ये स्कूल शिक्षा विभाग नहीं आता इसमें,
ये आपके इसमें हो जाएगा असुमेलित, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 55 नंबर आपको दे रखा है। ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना राजस्थान आरटी नियम 2011 के किस नियम की अनुपालना में लागू की गई? तो जो ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना है, इसमें आरटी का नियम 2011 के तहत कौन से नियम की अनुपालना के लिए लागू किया गया है? तो वो इसमें आ जाएगा आपके नियम 7 का भाग 4, इनका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 56 नंबर आपको दे रखा है। स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय के संबंध में असत्य कथन कौन सा है, उसका आपको चयन करना है। तो सबसे पहला आपको दे रखा है कि राजस्थान में ये योजना वर्ष 2009-10 से प्रारंभ की गई और इसके अंतर्गत कक्षा 1 से 12 तक अंग्रेजी माध्यम विद्यालय संचालित है। तो ये कथन इसमें आपके असत्य हो जाएगा, क्योंकि 1 से 12 तक नहीं है भाई, ये कथन असत्य है। ये विद्यालय सीबीएसई नई दिल्ली से संबंध है, बिल्कुल सही है। इसमें 55% सीटें बालिकाओं के हेतु आरक्षित है, ये भी इसमें सही है, लेकिन दूसरा कथन असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में महिला शिक्षण विहार कहाँ संचालित है? तो राजस्थान के अंदर महिला शिक्षण जो विहार है, ये आपके संचालित है झालावाड़ के अंदर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 58 नंबर आपको दे रखा है। राजस्थान एकल या द्विपुत्री योजना के तहत कक्षा 12 की पात्र छात्राओं को राज्य स्तर पर देय प्रोत्साहन राशि होगी। यानी कि राजस्थान जो एकल या द्विपुत्री योजना है, इसके तहत कक्षा 12 की पात्र छात्राओं को राज्य स्तर पर देय प्रोत्साहन राशि कितनी है? तो वो आ जाएगी आपके 51,000 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 59 नंबर आपको दे रखा है। वीर बाला कालीबाई भील पीस पुनर्भरण योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो वीर बाला कालीबाई भील पीस जो पुनर्भरण योजना है, ये शुरू की गई थी आपके 2022 के अंदर, इनका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 60 नंबर आपको दे रखा है। 16 सितंबर को राज्यपाल हरिभाऊ बांगड़े द्वारा किसे राज्य का मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में निर्वाचित किया गया? तो 16 सितंबर को राज्यपाल हरिभाऊ बांगड़े द्वारा राज्य का मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो वो आपके इसमें आ जाएगा राजेश्वर सिंह को। राजेश्वर सिंह 16 सितंबर को राजस्थान राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किए गए, राजेश्वर सिंह, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 61 नंबर आपको दे रखा है। अटल प्रगति पथ योजना के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। तो अटल प्रगति पथ योजना के संबंध में आपको कौन सा कथन असत्य है, उसका चयन करना है। तो सबसे पहले दे रखा है, इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 1 से 3 किलोमीटर लंबी मुख्य सड़क को सीमेंट कंक्रीट से विकसित किया जा रहा है, बिल्कुल सही है। इस योजना का क्रियान्वयन सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है, ये भी सही है आपके। इस योजना के अंतर्गत राज्य बजट 2025-26 में 10,000 से अधिक की आबादी वाले गांवों में सड़कें बनाई जाने की घोषणा की गई है, तो ये आपके इसमें गलत हो जाएगा, तीसरा कथन। वर्तमान में ये योजना राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं में सम्मिलित है, ये भी सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपके हो जाएगा असत्य कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 62 नंबर आपको दे रखा है नंबर कि 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर राजस्थान की दूसरी परमाणु ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी गई है? तो दूसरी परमाणु ऊर्जा जो परियोजना है, इसकी आधारशिला रखी गई थी आपके नापला गांव बांसवाड़ा के अंदर, यानी ऑप्शन नंबर 2। और पहली रखी गई है आपके रावत भाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर, ठीक है ना। तो पहली है चित्तौड़गढ़ के अंदर, दूसरी है बांसवाड़ा के अंदर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए बेसिक शेड्यूल ऑफ रेट्स जारी करने वाला राजस्थान देश का कौन सा राज्य बना है? तो राजस्थान देश का पहला राज्य बना है जो कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए बेसिक शेड्यूल ऑफ रेट्स जारी करने वाला पहला राज्य बन चुका है राजस्थान, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी, 64 नंबर आपको दे रखा है। 2 से लेकर 7 जुलाई तक चीन में आयोजित एशियाई कप वुशु चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने 75 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता है? तो 75 किलोग्राम भार वर्ग के अंदर रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ी राजस्थान के कौन से हैं? तो वो आ जाएगा आपके महक शर्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। इन्होंने चीन में आयोजित हो रही जो एशियाई कप वुशु चैंपियनशिप है, इसमें 75 किलोग्राम भार वर्ग के अंदर रजत पदक जीता है भाई, ऑप्शन नंबर 2 महक शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 65 नंबर आपको दे रखा है। 9 जुलाई को राजफेड द्वारा सहकारिता के क्षेत्र में जैविक उत्पादों के विपणन और सहकारी समितियों और कृषकों को उच्च गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध करवाने हेतु किन 2 संस्थाओं के साथ MOU हस्ताक्षर किया गया है? तो वो संस्था आ जाएगी आपकी भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड तथा राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिज लिमिटेड के साथ ये
MOU किया गया भाई, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 66 आपको दे रखा है, प्लॉटर एक्यूरेसी की रिपीटेबिलिटी एवं के पदों के लिए मापा जाता है। तो प्लॉटर जो एक्यूरेसी होती है वो एक तो मापती है आपके रिपीटेबिलिटी और एक आप इसमें मापा जाता है रिजोल्यूशन, यानी कि ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपके इसमें 1 के पदों में मापा जाता है भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। तो आउटपुट डिवाइस कौन सा है, तो वो आ जाएगा आपके प्रिंटर जो है, ये आपके आउटपुट डिवाइस रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लेज़र प्रिंटर को किस प्रिंटर के रूप में वर्णित किया जा सकता है। तो लेज़र प्रिंटर जो है ये आपके रहता है लाइन व कैरेक्टर प्रिंटर दोनों के रूप में। ये लाइन के रूप में भी स्कैन कर सकता है और कैरेक्टर के रूप में भी ये उपयोग में किया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसमें बिल्कुल आपके सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सी सेमीकंडक्टर मेमोरी नहीं है। तो सेमीकंडक्टर मेमोरी कौन सी नहीं है, तो वो आ जाएगी आपकी फ्लैश मेमोरी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 70 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सी मेमोरी को मिटाने हेतु पराबैंगनी किरणों का उपयोग किया जाता है। तो कौन सी मेमोरी को मिटाने के लिए पराबैंगनी किरणों का उपयोग किया जाता है, तो वो आ जाएगी आपके इसमें EPROM, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1024 PB बराबर होते हैं। तो 1024 PB बराबर होते हैं इसमें आपके 1 EB, यानी कि ईटा बाइट, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो वो आ जाएगा आपके लिनक्स जो है, ये आपके रहता है भाई सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 73 आपको दे रखा है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है। तो डेस्कटॉप जो पब्लिशिंग है ये किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो वो आ जाएगा आपके कोरल सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर 4। ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे मुख्य भाग होता है ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में सेतु का कार्य करता है। तो वो कौन सा है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में एक सेतु का कार्य करता है, तो वो आपके इसमें रहेगा कर्नेल। जो कर्नेल भाग है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ये इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के बीच में एक सेतु के रूप में कार्य करता है भाई, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 75 आपको दे रखा है, कंप्यूटर में वर्तमान में चल रहे प्रोग्रामों के मध्य स्विच करने हेतु प्रयुक्त कुंजी है। प्रोग्राम चल रहा है उनमें अगर स्विच करना है कि एक प्रोग्राम चल रहा है उसको दूसरे में अगर चेंज करना है, तो उसमें कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो वो आ जाएगी आपके Alt+Tab। Alt+Tab दबाते ही आपकी दूसरा जो प्रोग्राम चल रहा है वो शुरू हो जाएगा और पहले वाला बंद हो जाएगा, यानी कि स्विच हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 Alt+Tab। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मॉनिटर को डैश 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 कहा जाता है। तो मॉनिटर को कहते हैं वीडियो, यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 77 आपको दे रखा है, ड्रॉप कैप का उपयोग किया जाता है। तो ड्रॉप कैप का उपयोग होता है आपके पैराग्राफ के सभी पहले अक्षर को बड़े आकार में लिखने के लिए ड्रॉप कैप का प्रयोग किया जाता है, यानी कि कोई पैराग्राफ है इसका अगर पहला अक्षर आपको कैपिटल लिखना है तो इसमें आपको ड्रॉप कैप का प्रयोग करना होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, MS Excel में प्रयुक्त अलाइनमेंट है। तो MS Excel के अंदर प्रयुक्त होने वाले कौन कौन से अलाइनमेंट इसमें उपयोग होते हैं, तो वो आ जाएगा, एक तो बॉटम अलाइनमेंट आता है, मिडिल अलाइनमेंट भी आता है, राइट, लेफ्ट और सेंटर, ये पांचों अलाइनमेंट है वो आपके MS Excel के अंदर प्रयुक्त किए जाते हैं। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 79 आपको दे रखा है, MS PowerPoint में अधिकतम जूम साइज प्रतिशत होता है। तो अधिकतम जो जूम साइज है वो रहता है आपके इसमें 400%, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। MS PowerPoint के अंदर अधिकतम जूम जो है वो आप 400% तक कर सकते हैं अभी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, BIOS का पूर्ण नाम क्या है। तो BIOS का जो पूर्ण नाम है वो रहता है आपके बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम आपके इसमें BIOS का फुल नाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 81 आपको दे रखा है, एक्टिव सेल में ऑटोफिल हैंडल कहाँ स्थित होता है। तो एक्टिव सेल के अंदर जो ऑटोफिल हैंडल होता है वो कहाँ पर स्थित होता है, तो वो आ जाएगा नीचे दाएं कोने में, नीचे दाएं कोने के अंदर एक्टिव सेल में ऑटोफिल हैंडल है वो पाया जाता है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, MS Excel किस प्रकार का डाटाबेस है। तो MS Excel जो है वो किस प्रकार का डाटाबेस है, वो आ जाएगा इसमें आपके डेस्कटॉप डेटाबेस, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है इस प्रकार का डाटाबेस रहता है आपके MS Excel डेस्कटॉप डेटाबेस।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 83 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा MS विंडोज़ का डिफ़ॉल्ट आइकन है। तो MS एक्सेल या MS विंडोज़ का डिफ़ॉल्ट आइकन है तो वो इसमें आ जाएगा आपके, एक तो माई डॉक्यूमेंट और रिसाइकल बिन, ये दोनों ही आपके इसमें डिफ़ॉल्ट आइकन रहते हैं। तो एक और दो दोनों, माई डॉक्यूमेंट और रिसाइकल बिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 84 आपको दे रखा है, MS वर्ड में मैक्रोज के लिए प्रयुक्त टैब है। तो MS वर्ड के अंदर जो मैक्रोज होता है इसके लिए प्रयुक्त टैब कौन सा है, तो वो आ जाएगा आपके व्यू टैब, यानी कि मैक्रोज के लिए आपके व्यू टैब का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 85 आपको दे रखा है, निम्न में से डायरेक्ट एक्सेस मैग्नेटिक मेमोरी का भाग नहीं है। तो निम्न में से कौन सा डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी या एक्सेस मैग्नेटिक मेमोरी का भाग नहीं है, तो वो इसमें आ जाएगा आपके SSD जो है वो इसका डायरेक्ट भाग नहीं रहता है, बाकी सभी इसमें भाग होते हैं, जैसे फ्लॉपी डिस्क है, मैग्नेटिक बबल डिस्क मेमोरी है, हार्ड डिस्क है, ये सभी इसके मेमोरी के भाग है, लेकिन SSD जो है ये इसका भाग नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। तो कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, तो वो इसमें आ जाएगी आपकी ASCII। ये ASCII है, ये आपके इसमें प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, जबकि फोर्ट्रॉन, बेसिक, कोबेल ये सभी आपके प्रोग्रामिंग भाषाएं रहती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 87 आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सा MS विंडोज़ के गैजेट का हिस्सा नहीं है। तो MS विंडोज़ के गैजेट का हिस्सा कौन सा नहीं है वो आपको इसमें चयन करना है। तो वो इसमें नोटपैड ये इसमें शामिल रहता है, और MS पेंट ये भी इसमें आपके गैजेट का हिस्सा नहीं है, मतलब नोटपैड भी हिस्सा नहीं है, MS पेंट भी हिस्सा नहीं है, और विंडो मीडिया प्लेयर ये भी इसका हिस्सा नहीं है। तो इसमें आ जाएगा उपरोक्त सभी जो है वो आपके इसमें MS विंडोज़ के गैजेट का हिस्सा नहीं रहते हैं अभी, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 88 आपको दे रखा है, निम्न में से नवीनतम एंड्रॉयड संस्करण है। तो नवीनतम एंड्रॉयड संस्करण कौन सा है वो आपको चयन करना है। तो इसमें आ जाएगा आपके बकलावा जो है ये आपके नवीनतम एंड्रॉयड संस्करण रहता है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 89 आपको दे रखा है, सॉफ्टवेयर में छोटा या अपडेट जिसे किसी प्रोग्राम में त्रुटियों को सुधारने, सुरक्षा खामियों को ठीक करने या कार्य क्षमता को बेहतर बनाने के लिए लागू किया जाता है, तो वो कौन सा प्रोग्राम रहता है। तो वो इसमें आ जाएगा आपके पैच, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसमें एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है पैच, जो अपडेट है जिससे किसी प्रोग्राम में त्रुटियों को सुधारने के लिए या सुरक्षा खामियों को ठीक करने के लिए या कार्य क्षमता को बेहतर बनाने के लिए इसे लागू किया जाता है, वो रहता है आपके पेज, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी 90 नंबर आपको दे रखा है, MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो को वर्तमान स्लाइड शो से शुरू करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी है। कोई पावर पॉइंट को स्लाइड शो चल रहा है, इसमें अगर वर्तमान स्लाइड से अगर आपको शो शुरू करना है तो कौन सी शॉर्टकट कुंजी प्रयोग की जाएगी। तो वो आ जाएगा आपके Shift+F5, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका प्रयोग करके आप वर्तमान स्लाइड से उस शो को शुरू कर सकते हैं। तो Shift+F5 ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 91 आपको दे रखा है, एक कक्षा में 65 छात्र है, एक कक्षा के अंदर 65 छात्र है, उनमें से 39 रुपये इस प्रकार बांटे गए कि प्रत्येक लड़के को 80 पैसे मिले और प्रत्येक लड़की को 30 पैसे मिले, तो कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी होगी। तो पैसे और इस अनुपात में बांट रहे हैं, तो इसमें कक्षा में पूछा है कि लड़कों और लड़कियों की संख्या कितनी है। तो वो आपके इसमें आ जाएगी कि लड़कों की संख्या आ जाएगी 39, लड़कियों की आ जाएगी आपके 26, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 92 आपको दे रखा है, 2:5 के अनुपात में प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए जिससे वह 5:6 के बराबर हो जाए। तो इसमें जोड़ना होगा आपको 13, ताकि वह 5:6 के बराबर हो जाए, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 170 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि पहला भाग दूसरे से 10 अधिक, तीसरे भाग के साथ उसका अनुपात 2:5 है, तो 3 भाग है। तो इसमें जब आप सॉल्व करोगे तो आपको 3 भाग मिलेंगे, 40, 30 और 100, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 94 आपको दे रखा है, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के 240 सिक्के हैं जिनका मान 5:3:1 के अनुपात में है। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या आपको पूछा है और आपको अनुपात दे रखे हैं और इनकी संख्या दे रखी है कुल, तो आराम से इसको ज्ञात कर सकते हो। इसमें 25 पैसे के सिक्कों की संख्या आएगी आपके 90, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1.25 और 0.09 का मध्य अनुपात क्या है। तो 1.21 और 0.09 का जो मध्य अनुपात होगा
वो आपके रहेगा इसमें 0.33, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है, तो दूसरे बर्तन में दूध तथा पानी का अनुपात 8:5 है, तो दोनों बर्तनों में से किस अनुपात में मिश्रण लिया जाए कि दूध और पानी का अनुपात 9:4 हो जाए? तो इसमें आपके रहेगा कि 3:2 में लेना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो संख्याओं के योगफल और उनके अंतर का अनुपात 5:1 है, और बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच का अनुपात क्या होगा? योगफल और अंतर का अनुपात आपको दे रखा 5:1, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात पूछा है, तो वो आ जाएगा आपके इसमें 3:2, ऑप्शन नंबर 2 उसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि x अनुपात y बराबर 3:1, तब x³ - y³ और x अनुपात x² प्लस y³ किसके बराबर होगा? तो वो इसमें आ जाएगा आपके 13:14 के बराबर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि ₹7,930 की राशि 3 भागों में विभाजित की जाती है, और ए, बी एवं सी को क्रम से 2, 3, 4 वर्षों के लिए 5% के साधारण ब्याज पर ऋण के रूप में दी जाती है। यदि तीनों को राशि उनके ऋण से संबंधित अवधि के बाद बराबर है, तो ए ने कितने रुपए का ऋण लिया था? तो इसमें आप जब सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा कि ए ने 3,660 रुपये ऋण लिए थे, अभी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 100 नंबर, विराट 1,60,000 रुपये वार्षिक वेतन पर विक्रय प्रतिनिधि के रूप में काम शुरू करता है। यदि उसके वेतन में हर वर्ष 15% की वृद्धि होती है, तो उसने कंपनी के लिए कितने वर्षों तक काम किया था जब उसका वार्षिक वेतन 2,79,841 रुपये हो गया है? तो प्रति वर्ष है वो वेतन में वृद्धि हो रही है 15%, तो कितने वर्षों बाद ये इसका जो इनकम है वो 2,79,000 रुपये हो जाएगी? तो वो इसमें रहेगा आपके 4 वर्षों बाद, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राम ने एक धनराशि किसी कंपनी में 12% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए जमा की है, और समान राशि एक बैंक में 15% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर सावधि जमा में 5 वर्षों के लिए जमा की है। यदि दोनों स्रोतों से प्राप्त ब्याज में ₹1350 का अंतर है, तो प्रत्येक मामले पर जमा की गई राशि होगी। तो प्रत्येक मामले में जमा की गई जो राशि है वो आपकी इसमें रहेगी 5,000 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति ₹16,000 की कीमत वाला एक टीवी खरीदता है, वह 4,000 तुरंत दे देता है, और शेष है वो 15 महीने के बाद देता है। जिस पर उसने 12% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज भी लिया जाता है, वह टीवी के लिए कुल कितनी राशि अदा करता है? यानी कि 16,000 की टीवी है, उसमें से 4,000 उसने पहले ही जमा करवा दी है, और बाकी 15 महीने बाद देता है, और 12% का वो वार्षिक ब्याज भी उसको अदा करता है। तो उसने टीवी है वो कितने में खरीदी है वो आपसे पूछा गया है, तो इसमें आ जाएगा आपके 17,800 में उसकी टीवी पड़ने वाला है भाई, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 103 आपको दे रखा है, प्रकाश 20,000 रुपये में से कुछ राशि 8% के साधारण ब्याज पर और शेष राशि 4/3% के साधारण ब्याज पर उधार देता है। 1 वर्ष के बाद कुल 800 रुपये की आय होती है, तो 8% पर दी गई राशि ज्ञात कीजिए। तो 8% पर दी गई जो राशि है वो आपके इसमें आ जाएगी 8,000 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक राशि जिसका ब्याज वार्षिक रूप से जोड़ा जाता है और 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 12,100 रुपये हो जाती है, तो वह राशि होगी। तो वह राशि कौन सी रहने वाली है? तो वो इसमें आ जाएगा आपके 10,000 रुपये रहने वाला है, जो कि 2 वर्षों बाद 10% के चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में वो हो जाएगी 12,100 रुपये, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 105 आपको दे रखा है, यदि ₹2500 का 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया जाए तो वह कितने वर्षों में 3,300 रुपये हो जाएंगे? तो कितने वर्षों में 3,300 रुपये हो जाएंगे? तो आपको मूलधन दे रखा है, दर दे रखा है और मिश्रधन भी दे रखा है। आपको पूछा है समय क्या होगा, इनकी टी का मान ज्ञात करना है। तो साधारण फॉर्मूले से आप ज्ञात कर सकते हो, तो इसमें आपको टी का मान मिलेगा 4 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि कोई धनराशि वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में अपनी 1.44 गुनी हो जाती है, तो उस ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी? यानी कि आपको टाइम दे रखा है और इसमें
जो दर है उसका गुणा दर का भी 1.44 गुनी हो जाती है वो 2 वर्षों के अंदर। तो इसमें आपको वार्षिक दर ज्ञात करनी है, तो इसमें दर आपकी आ जाएगी 20%, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिए गए चित्र में यदि रेखा L1 और रेखा L2 के समांतर है और L3 रेखा L4 के समांतर है तो निम्न में से कौन सा सही है। तो निम्न में से कौन सा आपके इसमें सही कथन होगा, तो वो आ जाएगा इसमें आपके कि y डिग्री बराबर 90 डिग्री माइनस x डिग्री बटा 2। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसमें बिल्कुल आपके सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 108 आपको दे रखा है, यदि यह कोण अपने संपूरक के 1/3 भाग के बराबर है तो इसका माप ज्ञात कीजिए। कोई संपूरक कोण है जो अपने ये कोण जो अपने संपूरक कोण के 1/3 भाग के बराबर है तो इसका माप क्या होगा, तो वो आ जाएगा आपके 45 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 109 नंबर आपको दे रखा है, दिए गए चित्र में यदि AC बराबर BD है तब अगर AC और BD जो है वो बराबर है तो आपको नीचे दिए कथनों में से चयन करना कि कौन सा कथन सही रहने वाला है। तो इसमें आ जाएगा आपके कि AB बराबर CD भी बराबर होगा, यानी कि अगर AC और BD बराबर है तो आपके AB और CD भी क्या होगा, बराबर रहने वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 110 आपको दे रखा है, दिए गए चित्र में AB समांतर CD हो तो कोण X का मान ज्ञात कीजिए। तो कोण X का आपको मान ज्ञात करना है, तो इसमें X का मान आ जाएगा 140 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 111 आपको दे रखा है, दिए गए चित्र में AB समांतर CD समांतर EF और GH समांतर KL हो तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि थीटा कोण का आपको मान ज्ञात करना है और ये जो रेखा दे रखी है ये आपस में समांतर है, तो इसमें थीटा का जो मान आएगा वो आपके रहने वाला 145 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 112 आपको दे रखा है, दिए गए चित्र में जीवा ED वृत्त के व्यास AC के समांतर है, यदि कोण CBE 65 डिग्री हो तो कोण DEC का मान क्या होगा। तो कोण DEC का जो मान है वो आपके इसमें रहने वाला है 25 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इसमें बिल्कुल आपके सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 113 आपको दे रखा है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है कि दो समांतर जीवाओं जिनकी लंबाई क्रम से 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इनके बीच की आपको दूरी ज्ञात करनी है, तो वो आ जाएगी आपके 28 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संभव त्रिभुज ABC AD लंबवत BC है और AD स्क्वायर बराबर x BC स्क्वायर हो तो x का मान ज्ञात करो। x किसके बराबर होगा या x का मान क्या रहने वाला है, तो इसमें x का मान आएगा आपके 3/4, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 115 आपको दे रखा है, त्रिभुज ABC में यदि कोण A बराबर 66 डिग्री हो और कोण B तथा कोण C के आंतरिक अर्धक बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हो तो कोण BOC की माप होगी। तो कोण BOC की जो माप रहने वाली है वो आ जाएगी आपके 123 डिग्री, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 116 आपको दे रखा है, त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के इस प्रकार समरूप है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR के परिमाप क्रम से 36 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, तो PQ बराबर 10 सेंटीमीटर हो तो AB का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें AB का जो मान आएगा वो रहने वाला आपके 15 सेंटीमीटर, सॉरी, ऑप्शन नंबर 1। अगर PQ का मान 10 सेंटीमीटर है तो इसमें आपके आ जाएगा AB बराबर 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, AB एक रेखाखंड है तथा L इसका लंब समद्विभाजक है, यदि एक बिंदु P रेखा L पर है तो निम्न में से कौन सा सही है। तो निम्न में से कौन सा सही है, तो वो आ जाएगा आपके इसमें PA बराबर PB, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 118 आपको दे रखा है, एक पंचभुज के सभी कोणों का योग होता है। तो एक पंचभुज के सभी कोणों का जो योग होता है वो आपके रहेगा इसमें 540 डिग्री, इनका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, D एक त्रिभुज ABC के आधार BC का मध्य बिंदु है और DM और DN क्रम से AB और AC पर लंब है, यदि DM बराबर DN तो त्रिभुज है। तो इसमें जो त्रिभुज है वो किस प्रकार का होगा, तो वो आ जाएगा आपके समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, और ये जो आपकी कंडीशन दे रखी है ये आपके समद्विबाहु त्रिभुज की रहने वाली है, तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 120 आपको दे रखा है,
ए, बी, सी और डी समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस की भुजाओं पी क्यू, क्यू आर और आर एस और एस आर के कर्म से मध्य बिंदु है। यदि समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर है तो चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल निम्न में से होगा। तो इसका जो क्षेत्रफल रहने वाला है वो आ जाएगा आपके 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 121 आपको दे रखा है, निम्न में से जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो जीवाणु जनित रोग कौन सा नहीं है, तो वो आ जाएगा आपके पीलियाज रोग जो है ये कोई जीवाणु जनित रोग नहीं है भाई, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 122 आपको दे रखा है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान कर सत्य कूट का चयन करना है। तो नीचे आपको कूट दे रखे हैं, इसमें से कौन सा कूट है वो सही होगा उसका आपको चयन करना है भाई। तो सबसे पहले आपको दे रखा है धनु स्तंभ यानी कि टिटेनस। तो टिटेनस जो आपके रोग है वो रहता है आपके जीवाणु जनित रोग, यानी कि पहले में आ जाएगा डी। दूसरा दे रखा है कनफेड या फिर गल सुअर रोग, तो ये हो जाएगा आपके विषाणु जनित रोग, यानी कि इसमें आ जाएगा सी। फिर दे रखा है मलेरिया, तो मलेरिया होता है आपके प्रोटोजोआ जनित रोग, यानी कि इसमें आ जाएगा बी। फिर दे रखा है गिन्नी कृमि रोग, तो वो आ जाएगा आपके हेलमिनथीज जनित रोग, यानी कि ए। तो डी सी बी ए, डी सी बी ए जो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपके इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कुष्ठ रोग का रोग कारक है। तो कुष्ठ रोग का जो रोग कारक है वो आ जाएगा आपके इसमें माइक्रोबैक्टीरियम लेफ्री, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है माइक्रोबैक्टीरियम लेफ्री ये कुष्ठ रोग का कारक होता है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कालाजार रोग उत्पन्न होता है। तो कालाजार रोग उत्पन्न होता है लिस्मेमिया से, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। लिस्मेनिया जो है इससे कालाजार रोग की उत्पत्ति होती है भाई, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपके 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 125 आपको दे रखा है, एड्स के विषय में सत्य कथन नहीं है। तो एड्स के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं, इसमें से कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है उसका आपको चयन करके लिखना है। तो सबसे पहला कथन आपको दे रखा है कि एड्स एक विषाणु जनित रोग है जो कि डीएनए निर्मित है, लेकिन एड्स कोई डीएनए जनित रोग नहीं होता है, तो ये आपके पहला ही कथन है वो सत्य नहीं है भाई। दूसरा कथन दे रखा है, इस रोग में व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो क्षीण होती जाती है, बिल्कुल सही है। इस रोग के निदान हेतु एलाइजा परीक्षण किया जाता है, बिल्कुल सही। एलिजा जो टेस्ट है वो इसके परीक्षण के लिए किया जाता है। और सन 1988 से प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका पहला ही कथन है वो सत्य नहीं रहने वाला भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 126 आपको दे रखा है, सूची 1 में रोग और सूची 2 में प्रभावित अंग दिए गए हैं, सही मिलान कर सत्य विकल्प का चयन कीजिए। नीचे दिए गए जो विकल्प है उसका आपको सही मिलान करके लिखना है भाई। तो सबसे पहले आपको दे रखा है निमोनिया। तो निमोनिया जो है ये आ जाएगा आपके फुफ्फुस या फिर कह सकते हैं लंग्स से संबंधित ज़्यादा निमोनिया, तो पहले में आ जाएगा सी। दूसरा दे रखा है आपके कुष्ठ रोग, तो कुष्ठ रोग आ जाएगा आपके तंत्रिका तंत्र या फिर त्वचा से संबंधित आता है कुष्ठ रोग, यानी कि इसमें आ जाएगा ए। फिर दे रखा है हेपेटाइटिस बी, तो हेपेटाइटिस बी जो है ये आपके होता है यकृत के अंदर, यानी कि लीवर के अंदर, तो इसमें आ जाएगा बी। फिर दे रखा अतिसार, तो अतिसार रोग होता है आपके आंत के अंदर, इसमें आ जाएगा डी, यानी कि CABD। तो CABD जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, तो CABD यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसमें बिल्कुल सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 127 आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सा रोग मादा वाहक मच्छर के काटने से होता है। तो मादा वाहक मच्छर के काटने से होने वाला जो रोग है वो आपके रहता है इसमें फाइलीरियसिस, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 128 नंबर, मलेरिया की औषधि कुनैन किस पादप से प्राप्त होती है। तो कुनैन प्राप्त होती है आपके सिनकोना की जो छाल है, इससे आपके कुनैन की प्राप्ति होती है भाई, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 129 आपको दे रखा है, हेलमिनथीज जनित रोग नहीं है। तो हेलमिनथीज जो जनित रोग है वो कौन सा नहीं है, तो इसमें आ जाएगा आपके लिस्मेनियसिस जो रोग है ये आपके हेलमिनथीज जनित रोग नहीं रहने वाला, बाकी सभी इससे जनित रोग है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 130 आपको दे रखा है, निम्न में से प्रोटोजोआ जनित रोग है। तो प्रोटोजोआ जनित रोग जो है वो आ जाएगा मलेरिया और एक आ जाएगा आपके पायरिया, यानी कि ऑप्शन नंबर 4, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से जीवाणु जनित रोग के उदाहरण को चुनिए। तो जीवाणु जनित रोग कौन कौन से हैं उसका आपको चयन करके लिखना है भाई। तो इसमें आपके आ जाएगा पहला हेजा जीवाणु जनित रोग है, और न्यूमोनिया ये भी आपके जीवाणु जनित रोग है, और डिप्थीरिया ये भी आपके जीवाणु जनित रोग है, तो इसमें आ जाएगा 1, 2 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 132 आपको दे रखा है। प्रोटेनोफिया एक प्रकार की वर्णांधता है जिसमें रोगी कौन से रंग में भेद नहीं कर पाता है। तो जो वर्णांधता रोग होता है इसमें रोगी है वो कौन से रंग में है वो भेद नहीं कर सकता, तो वो आ जाएगा हरा, लाल और नीला। हरा रंग में भी भेद नहीं कर सकता वो, लाल रंग में भी वो भेद नहीं कर सकता और नीले रंग में भी वो भेद नहीं कर सकता, यानी कि उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन कौन सा है उसका आपको चयन करके लिखना है भाई। सबसे पहले दे रखा है मियादी बुखार की पुष्टि के लिए विडाल टेस्ट है वो किया जाता है। और दूसरा दे रखा है सैर रोग के लिए मॉन्टेक्स टेस्ट है वो किया जाता है, यानी कि टीबी के लिए जो टेस्ट होता है उसे कहते हैं मॉन्टेक्स टेस्ट, और मियादी बुखार के लिए जो टेस्ट होता है उसे कहते हैं आपके विडाल टेस्ट। तो ये दोनों ही कथन बिल्कुल सत्य है, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 134 आपको दे रखा है। निम्न में से असंचरण रोग नहीं है, तो कौन सा रोग असंचरण नहीं है, इनके संक्रमित रोग कौन सा नहीं है, तो वो आ जाएगा आपके रिंग वर्म जो है ये असंचरण रोग नहीं है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पोलियो प्रतिरक्षी टीका किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो पोलियो का जो टीका है ये आपके डॉक्टर साल्क के द्वारा विकसित किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 136 आपको दे रखा है। कार्बन चक्र के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो कार्बन चक्र के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं, इस पर आपको विचार करना है और सत्य कथन कौन सा है उसका चयन करना है। तो सबसे पहले दे रखा है वैश्विक कार्बन का लगभग 70% कार्बन महासागरों में विलय के रूप में पाया जाता है, और प्रकाश संश्लेषण में पौधे CO2 को ग्रहण करते हैं, और कार्बन खनिजों में कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। तो इसमें आपके तीनों ही कथन है वो सत्य होने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 137 आपको दे रखा है। वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन का उपयोग होता है। तो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है इसका उपयोग कौन कौन से क्षेत्र में किया जाता है, तो वो एक तो आ जाएगा श्वसन क्रिया में इसका उपयोग होता है, और एक कोई दहन करने के लिए भी इसका उपयोग होता है, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के अंदर भी इसका उपयोग होता है, इनके उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एजेक के प्रसार का प्राथमिक माध्यम है। तो एजेक के फैलाव या फिर प्रसार का जो प्राथमिक माध्यम होता है वो कौन सा रहता है, तो इसमें आ जाएगा आपके दूषित पानी का सेवन करना हैजा रोग के प्रसार का प्राथमिक माध्यम है भाई, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 139 आपको दे रखा है। निम्न में से जो युग्म सही नहीं है उसकी पहचान कीजिए। कौन सा युग्म सही नहीं है उसकी आपको पहचान करके चयन करना है भाई। तो सबसे पहले आपको दे रखा है हाथी पाँव। तो हाथी पाँव होता है उंचेरियन ब्रेकोफाइट, ये बिल्कुल सही है। एड्स होता है रेट्रोवायरस, ये भी सही है। लेकिन निमोनिया जो है वो ई हिस्टोलिटिका से नहीं होता है, तो ये युग्म आपके सही नहीं रहने वाला, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 140 आपको दे रखा है। निम्न में से सत्य कथन की पहचान कीजिए, कि कौन सा कथन सत्य है उसकी आपको पहचान करनी है भाई। पहला कथन दे रखा है विकिरण द्वारा निर्वात में उष्मा संचरण नहीं होता है। विकिरण से उष्मा विकिरण के द्वारा पृथ्वी तक पहुंचती है, मतलब सूर्य से जो उष्मा है वो विकिरण के द्वारा हमारे पृथ्वी तक पहुंचती है, बिल्कुल सही है। और तीसरा आपको दे रखा है समुद्री समीर और थल समीर का चलना संवहन का परिणाम है, तो ये भी बिल्कुल आपके सही है। लेकिन पहला कथन है वो गलत हो जाएगा, दूसरा और तीसरा कथन सत्य है भाई, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपके 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 141 आपको दे रखा है। शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि ये, यानी कि सर्दियों के अंदर जो कपड़े हैं वो हमें गर्म रखते हैं क्यों, तो इसका कारण होता है कि जो कपड़े हैं वो शरीर की उष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं, वो अपने तक ही सीमित रखते हैं, इसलिए हमारी शरीर है वो गर्म रहता है। इसलिए हम जो बड़े बड़े कपड़े पहनते हैं, अभी शॉल ओढ़ लेते हैं, कोट पहन लेते हैं, ताकि जो हमारे शरीर की गर्मी है वो बाहर ना जा पाए। इसलिए ये आता है आपके ऑप्शन नंबर 4 कि शरीर की उष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं, इसीलिए शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं भाई, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 142 आपको दे रखा है कि इनमें से विद्युत धारा की एसआई इकाई कौन सी है। तो विद्युत धारा की जो एसआई इकाई आती है वो रहती है आपके एम्पियर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विद्युत फिटिंग में तारों को भू संपर्कित किया जाता है क्योंकि, तो विद्युत फिटिंग के अंदर जो तार होते हैं उनको भूमि से संपर्कित किया जाता है, इसका कारण क्या है, तो वो आ जाएगा शॉर्ट सर्किट के माध्यम में विद्युत प्रवाह पृथ्वी में चला जाए, ऑप्शन नंबर 1। कि अगर कभी शॉर्ट सर्किट हो गया तो ज़्यादा परिवार के यानी कि जनहानि और जो परिवार में ज़्यादा शॉर्ट सर्किट ना हो, इसलिए वो सीधे के सीधे जो प्रवाह है विद्युत का वो सीधे पृथ्वी के अंदर
चला जाएगा तो बाहर ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, इसलिए है वो तार को भू संपर्पित किया जाता है भाई। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपके 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 144 आपको दे रखा है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र निम्न सिद्धांत पर कार्य करता है। तो प्रत्यावर्ती धारा जो जनित्र है वो कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वो आ जाएगा आपके फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम रहता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि किसी परिपथ में विभवांतर स्तर रखते हुए कुल प्रतिरोध का मान आधा कर दिया जाए तो परिपथ में बहने वाली धारा हो जाएगी। तो परिपथ में बहने वाली जो धारा है वो आपकी दुगनी हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। अगर प्रतिरोध का मान आधा कर दिया जाए तो धारा का मान अपने आप क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 146 आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सा जीवाणु विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया को संपन्न करता है। तो कौन सा जीवाणु है जो कि विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया को संपन्न करता है, तो इसमें आ जाएगा आपके स्यूडोमोनास, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 147 आपको दे रखा है, नाइट्रोजन चक्र के विषय में निम्न में से कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है उसका आपको चयन करना है भाई। तो सबसे पहले दे रखा है, जैवमंडल में नाइट्रोजन का मुख्य भंडार वायुमंडल है, बिल्कुल सही बात है। राइजोबियम फलीदार पादपों की जड़ों में नहीं पाया जाता, ये गलत है भाई, पाया जाता है वो, ठीक है ना। नाइट्रीकरण की प्रक्रिया में नाइट्रोसोमोनास व नाइट्रोबैक्टर जीवाणु भाग लेते हैं, बिल्कुल सही बात है। पौधे नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स को ग्रहण कर उन्हें लिपिड्स में बदल देते हैं, ये गलत है। तो बी और डी कथन गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 है वो गलत हो जाएगा। बाकी दोनों ए और सी कथन बिल्कुल सत्य है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 148 आपको दे रखा है, निम्न में से पीत ज्वर रोग है। तो पीत ज्वर रोग कौन सा है, तो वो आ जाएगा आपके जीवाणु जनित रोग, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 149 आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सा एक असंक्रामक रोग है। तो असंक्रामक रोग रहता है आपके इसमें उच्च रक्तचाप, यानी कि जो बीपी है, उच्च बीपी, वो आपके असंक्रामक रोग है। बाकी न्यूमोनिया है, एड्स है, सामान्य जुकाम है, ये सभी संक्रामक रोग रहते हैं भाई। तो इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मम्स एक विषाणु जनित रोग है जो सूजन पैदा करता है। तो मम्स जो है एक विषाणु जनित रोग होता है जो कि सूजन पैदा करता है, कहाँ पर, तो इसमें आ जाएगा कर्णपूर्व ग्रंथि में। तो कर्णपूर्व जो ग्रंथियाँ होती है, कान की ग्रंथियाँ, उसमें है वो सूजन करने वाला मम्स एक प्रकार का विषाणु जनित रोग होता है भाई। तो इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 4। तो ये था भाई आपके साइंस मैथ का माइनर टेस्ट नंबर 11 का पेपर सॉल्यूशन। कैसी लगी क्लास, अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना है, अच्छा सा कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नई क्लास, नए सॉल्यूशन के साथ और नई क्लास के साथ। ओके फिर, थैंक यू सो मच।